लगातार लक्षद्वीप में जो लोग हैं वो मुझसे ये कह रहे थे कि क्या आपको लगता नहीं हमारी आवाज़ को देश को सुनना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में सेव लक्षद्वीप एक मुहिम चल रही है। और मेरा भी सवाल वही है, कौन है लक्षद्वीप का खलनायक। मैं बहुत कम समय में आपको लूँगी कि क्या विवाद क्या अब शुरू हुआ है लक्षद्वीप को लेकर। मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगी, मुझे मालूम नहीं आप लोग हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, उसमें भारत के बहुत खूबसूरत आइलैंड है, आप कभी गए हैं नहीं गए, उसमें हमारा दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। विवाद लक्षद्वीप में चल रहा है, इस समय पूरा आंदोलन चल रहा है। लक्षद्वीप के बारे में सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि लक्षद्वीप में 35 के करीब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 35 के करीब, और उस 35 में से 25 पे लोग नहीं रहते हैं, यानी कि वहाँ कोई लाइफ नहीं है। लेकिन 10 जो लक्षद्वीप के 10 जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये एक दूसरे से पूरा इलाका कहेंगे तो 35 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं। 10 छोटे छोटे द्वीप 35 स्क्वायर किलोमीटर में, और इनकी जो आबादी है वो 60 और 65 हज़ार के करीब है, यानी कि दिल्ली के एक नगर निगम की सीट के बराबर। अब इतना ही लक्षद्वीप है, पर बहुत खूबसूरत, प्रकृति कुदरत के बहुत करीब है। हवा पानी आप देखेंगे, पर्यावरण को लेकर बहुत खूबसूरत, हमें गर्व होगा कि भारत के ये छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड्स हैं। और राहुल गांधी जी ने तो इसे जो है भारत का गहना जो है वो बताया है। और कांग्रेस के खास तौर से लोगों से कहूँगी कि कांग्रेस क्यों लक्षद्वीप के लोगों के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ी, और क्या विवाद है। विवाद आपको मैं बताती हूँ। एक शख्स है, खलनायक कौन, ये आप तय करिएगा। एक शख्स है जिनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। कौन है प्रफुल्ल के पटेल? प्रफुल्ल के पटेल 2007 में गुजरात से विधायक चुने गए, 2007 में। और 2010 में जब देश के आज के गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ी पार कह के गुजरात से बाहर कर दिया गया था, गृह मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तब 2010 में यही प्रफुल्ल के पटेल गुजरात के गृह मंत्री बने। 2010 में और 14 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तब इन्हें प्रफुल्ल के पटेल को जो है सबसे पहले दमन दीव यूनियन टेरिटरी है, उसका इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया। और उसके बाद आगे चले 2014 में बनाया, तो 2016 आते आते इन्हें जो है दादर नागर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया इन्हें। और 2016 के बाद 2019 आते आते जो दमन दीव और हमारा दादर नागर हवेली है, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक करके एक कर दिया गया। और इन दोनों का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है प्रफुल्ल के पटेल, जो संघ भाजपा आरएसएस की बैकग्राउंड, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री, उन्हें बनाया गया। विवाद ये हुआ कि आज़ादी से 70 सालों में लगभग 35 के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन यूनियन टेरिटरी में बनाए गए। लेकिन पहली बार हुआ कि किसी राजनीतिक विचारधारा के पॉलिटिकल आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाकर इसके ऊपर बिठा दिया गया। चलिए, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, सरकारें आती हैं, बदलाव आते हैं। जो 35-70 सालों में नहीं बदला, वो अब बदला कि राजनीतिक व्यक्ति को बिठाया जाएगा। इससे पहले आईएएस को बिठाया जाता था। अब हुआ ये कि सबसे पहले इनको जब दमन दीव का बनाया गया, तो दमन दीव में इन्होंने जो है वहाँ पर जो मकान थे विकास के नाम पर लोगों को बेघर किया, वहाँ पर बुलडोज़र चले। और वहाँ पर जो है जो लोग बेघर हुए, वहाँ के जो सांसद लालू पटेल भाजपा से आते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन वहाँ पर 144 धारा लगाने के बाद जितने स्कूल थे उन्हें जेल में बदल दिया गया। और बोला कि अगर दमन दीव में ये जो डेमोलिशन चल रहा है, जो गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोला तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो लालू पटेल जी भाजपा के थे, कार्रवाई भाजपा के ही नियुक्त किए, एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब दमन दीव से जब बात आगे बढ़ी, तो अब सुनिएगा, अब चौंकाने वाली बात है। अब आती है बात दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली के सांसद 7 बार चुनकर आए। लोग यूं ही नहीं चुनते, एक जनप्रतिनिधि को लगातार 7 बार चुना गया, जिनका नाम था मोहन डेलकर। मोहन डेलकर को जो है दादर नागर हवेली के लोगों ने 7 बार चुना। कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में भी गए, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, लेकिन लगातार 7 बार चुनाव लड़े। और अभी पता लगा
फरवरी 2020 में लोकसभा के चुने हुए सांसद, 7 बार के सांसद, लोकप्रिय सांसद दादर नागर हवेली के सांसद ने आत्महत्या कर ली है। और आत्महत्या में 15 पेज का इनका सुसाइड लेटर था। 15 पेज का सुसाइड लेटर गुजराती में लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात, उस सुसाइड लेटर में नाम था, जी हाँ, इन्हीं गुजरात के पूर्व गृह मंत्री जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रफुल्ल के पटेल को मोहन डेलकर ने जो है अपनी हत्या का दोषी बताया। लगा कि अब नैतिकता के आधार पर प्रफुल्ल के पटेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष जांच जो है वो हो सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। प्रफुल्ल के पटेल आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। और उनके बेटे जो है, मोहन डेलकर के जो बेटे हैं अभिनव, उनका आरोप था कि उनके पिताजी पर बहुत ज़्यादा दबाव प्रफुल्ल के पटेल द्वारा बनाया जा रहा था और उनसे 25 करोड़ रुपया भी जो है वो मांगा जा रहा था। ये अभिनव, उनके बेटे के आरोप है, उनसे उनको बहुत प्रशासनिक दबाव था, वो लोगों के बहुत से काम नहीं हो पा रहे थे। वहाँ पर 90 के करीब घर भी थे जिन्हें उजाड़ दिया गया था, ये कहकर कि विकास के नाम पर ये घर उजाड़े जा रहे हैं। और जिनके घर उजाड़ दिए गए उनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लेकर मकान बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और। इन सब चीज़ों से कहते हैं कि परेशान होकर मोहन डेलकर 7 बार के जो सांसद रहे उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो अब दमन दीव से दादर नागर हवेली तक आते हैं। अब आती हूँ मैं लक्षद्वीप पर वापस। लक्षद्वीप में 3 तरह का, पहला एक सांसद होता है, जैसे दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, आपका अंडमान निकोबार में सांसद है, वैसे यहाँ एक सांसद है। उसके बाद लोकल बॉडीज यानी कि पंचायती राज है। यहाँ पर विधानसभा नहीं है, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए सीधा लोकसभा सांसद के बाद पंचायती राज, पंचायती के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो अब जो दमन दीव, दादर नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था प्रफुल्ल के पटेल, उन्हें ही लक्षद्वीप भी सौंप दिया गया। यानी कि लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है कि सक्षम अच्छे अधिकारियों की लोगों की कमी है, इसलिए एक आदमी को ही सब कुछ सौंपा जा रहा है। लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो सौंपा जा रहा था वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश क्या है आपके सामने रख रही हूँ। साजिश ये है, अब ध्यान से सुनिएगा, सिलसिलेवार मैं आपको बताती हूँ। लक्षद्वीप के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे दिनेश्वर शर्मा IAS लक्षद्वीप के, दिसंबर 2020 में उनकी मौत हो जाती है। 4 दिसंबर 2020 में उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया जाता है मात्र 6 महीने पहले। जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुए दिसंबर तक एक भी कोरोना का मामला लक्षद्वीप में नहीं था। जब ये बने दिसंबर में, तो जनवरी में सबसे पहला मामला लक्षद्वीप में कोरोना का आया। और अभी तक बताते हैं कि 6000 मामले और 24 मौतें लक्षद्वीप में भी हो चुकी हैं। कारण प्रफुल्ल के पटेल को ही बताया गया। ये कहा गया कि इन्होंने नियम कानूनों में पूरी ढिलाई दे दी। पहले ये था कि आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, आप अगर आपको उसके बाद क्वारंटाइन होना पड़ेगा, पाबंदियाँ थी, उन सब में ढील दे दी कि नहीं आप जो है फर्स्ट एक टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट लेकर आ जाइए, वो सच्ची हो फर्जी हो कुछ भी, बस एक कागज़ दिखाइएगा और आप आ सकते हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि लक्षद्वीप भी कोरोना की चपेट में आया। अब मैं फिर मुद्दे पर वापस आ रही हूँ। यहाँ पर अब भारत सरकार लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट लेकर आई है। ध्यान से सुनिएगा, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट कब आया? 2021 अप्रैल में, पिछले महीने। देश में क्या चल रहा है? कोरोना महामारी चल रही है, देश उससे जूझ रहा है। लेकिन देश की सरकार ठीक उसी तर्ज पर जैसे 2020 तालेबंदी का फायदा उठाकर अध्यादेश, चोर दरवाजे से अध्यादेश के द्वारा से फार्म लॉज, कृषि कानून लेकर थोप दिए पूरे देश के ऊपर, ठीक उसी तरह 2021 पिछले महीने अप्रैल में लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट ले आई है कैबिनेट में एक मीटिंग की और एक्ट आ गया। अब इस एक्ट के बाद समस्या क्या आ रही है? इस एक्ट तक नहीं रुके, इस एक्ट के बाद जो है इसमें प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ जिसे एंटी गुंडा एक्ट भी कह रहे हैं। क्यों एंटी गुंडा एक्ट लक्षद्वीप में लाना पड़ा? जब खोज की तो पता लगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
जो है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जो किसी राज्य में कितना अपराध है उसको बताता है। इन्होंने बताया कि लक्षद्वीप में अपराध ना के बराबर बिल्कुल नहीं है। पूरे साल में 12, 13, 10, 15 मामलों से ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर गुंडा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जबकि वहाँ तो क्राइम है नहीं, ज़रूरत क्या पड़ी? अब आपको बताती हूँ, उसमें थोड़ा और आगे चलिएगा। अब जी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट जब आया, ध्यान से सुनिएगा अब प्रॉब्लम का। यहाँ के सांसद है मोहम्मद फैजल, एनसीपी से आते हैं, माइनॉरिटी मुस्लिम बहुलक इलाका लक्षद्वीप को माना जाता है। अब यहाँ पर इस एक्ट के बाद में बीफ बैन हो गई है, जो वहाँ के लोगों का संस्कृति, खाना, हर एक राज्य का, केरला जाएं, हिमाचल जाएं, कश्मीर जाएं, गुजरात जाएं, राजस्थान, हर एक का अपना एक खाना, बोली, पहनावा है। तो लक्षद्वीप में बीफ बैन कर दिया। आपत्ति कहाँ होती है? गोवा में किसकी सरकार है? भाजपा संघियों की सरकार है। तो गोवा में बीफ बैन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ भाजपा की सरकार है, 5 साल पूरे करने वाली है, वहाँ बीफ बैन नहीं है। वहाँ आप खुले आइए और बीफ जितना खाना खाइए, लेकिन लक्षद्वीप में बीफ बैन कर दिया गया, जिसका विरोध वहाँ के लोग कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा, गुजरात से आते हैं ये प्रफुल्ल के पटेल, गुजरात में आपको पता है शराब पूरी तरह से पाबंदी है, और उसी तरह लक्षद्वीप के इन 10 छोटे छोटे द्वीपों पे भी शराब पर पूरी तरह पाबंदी है। शायद इसीलिए बताते हैं कि वहाँ पर बहुत क्राइम ना के बराबर है, क्योंकि शराब और नशा नहीं है वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुजरात से जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिठाए गए संघ के प्रफुल्ल के पटेल, जो गुजरात से आते हैं, वहाँ तो नशेबंदी है, पर यहाँ पर आकर उन्होंने 10 में से तीन द्वीपों पर, आइलैंड पर शराब की पाबंदी को हटा दिया है। जितनी मर्जी शराब वहाँ बेच सकते हैं, पब खोल सकते हैं, पी सकते हैं। किसके लिए कर रहे हैं आगे जाकर आपको पता लगेगा, कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ये पाबंदियाँ जो शराब पर उनके 10 छोटे छोटे लक्षद्वीप के आइलैंड्स द्वीप पर है वो हटे, वो नहीं चाहते। लेकिन संघ प्रमुख आरएसएस के जो लोग आए हैं, बिठाए गए हैं एक साजिश के तहत, वहाँ के ताने बाने को डिस्टर्ब करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर गुजरात में तो नहीं हटाया, यहाँ पर आकर 3 पे हटा दिया, जिसके लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। आगे आइए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पंचायती राज है। पंचायती राज के पास 5 चीज़ें आती हैं: हेल्थ, एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, और आपका जो है फिशरी और एग्रीकल्चर। ये पंचायत के पास था, लेकिन संघ के प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटिव जो केंद्र ने बिठाए हैं, उन्होंने पंचायत की ये सारी 5 ताकतें छीनकर अपंग मैं कहूँ और नकारा कर दिया, पंचायतों को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर अब उनकी कोई ताकत नहीं, क्योंकि अब ये इनके अधीन जो है आ गया। और वहाँ के लोगों का 19 तारीख को अप्रैल 2021 में ये एक्ट आया, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट, और 19 में इसको 19 मई तक कहा गया आपकी जो आपत्तियां दे दीजिए। लेकिन आपत्ति क्या, पूरा प्रोटेस्ट ही चल रहा है। उसको देखते हुए उनकी आपत्ति साफ है कि वो नहीं चाहते कि आप ये सुधार करें। वो कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शराब खोल दी गई है। अब यहाँ पर कहा गया है कि पंचायती राज में जो चुनाव है वो वही लोग लड़ सकते हैं जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। आप समझें, ये कहीं देश में लागू नहीं है कि जिसके 2 बच्चे हैं या 2 से कम है वही चुनाव लड़ सकते हैं। सिर्फ लक्षद्वीप में इसे लागू किया जा रहा है। इसे गोवा में, दूसरी यूनियन टेरिटरीज में क्यों नहीं लागू किया जा रहा, मालूम नहीं। लक्षद्वीप में किया जा रहा है। और कहना आया है कि अगर भाजपा इसे देश में लागू कर दे, अगर इतना ही अच्छा फार्मूला है तो देश में लागू कर दें, तो आपको मालूम है भाजपा के 303 सांसदों में से 96 सांसद ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। और भाजपा की 272, 303 की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो 207 पर आ जाएगी और गिर जाएगी। आप समझ रहे हैं, इतना ही अच्छा कानून है तो देश पे लागू कर दीजिए कि जिनके 2 बच्चे हैं वही अब रहेंगे, बाकी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। चुनाव अगला 2024 का नहीं लड़ेंगे। लेकिन नहीं, लक्षद्वीप को एक साजिश, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ जो स्ट्रांग नेता है पंचायत में, उन्हें रोकने के लिए हर तरीके के ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से रोका जाए। तो इसी में 2 से अधिक बच्चे जो जिनके हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, इसे भी लेकर आए। अब सबसे बड़ी बात जो गुंडा एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि
जहाँ पर अपराध ना के बराबर है, जहाँ पर एक गुंडा एक्ट जो है आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं चाहिए, वहाँ पर ये कहा गया है कि अब ये एक्ट आने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। जुडिशरी की ताकत हटा के पुलिसिया कानून ले आया गया है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उस तानाशाह के खिलाफ, उससे पकड़कर बिना बेल के, बिना जुडिशरी किसी भी सामने पेश हुए जेल में डाल दिया जाएगा और 1 साल तक उसे जेल में रखा जाएगा और उसे वकील, उसकी बेल, उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ये क्या है? क्यों किया जा रहा है ये सब? क्यों लोकतंत्र में उठ रही वहाँ के लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है कि आपने अगर आवाज़ उठाई तो पुलिस आपको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, बेल नहीं होगा, 1 साल तक आप अंदर रहेंगे। ये उन्होंने पहली बार नहीं किया। UAPA एक्ट 2019 आपको याद है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोले, देशद्रोह के कानून लगाइए, देशद्रोह के कानून लगा दीजिए, राजद्रोह के कानून, उनकी आवाज़ों को बंद करके जेल में ठूस डाल दिए। और कितने लोगों को, 6000 के करीब तो UAPA में ही आवाज़ों को कुचलने के लिए मामले डाले और लोग जेल में हैं। यही लक्षद्वीप में शुरू हो गया है, जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। इससे पहले जो दादर नागर हवेली के, मैंने जो कहा, जो सांसद आत्महत्या की फरवरी में, इससे पहले कानन गोपीनाथ जो IAS अधिकारी थे, उन्होंने भी इस बात के लिए चुनाव आयोग को कहा था कि प्रफुल्ल के पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताए गए हैं, उन्हें जो है निष्पक्षता से काम नहीं करने दे रहे। चुनाव आयोग ने फटकार लगाई थी प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को। दिल्ली तक बात पहुंची तो मंजूर नहीं था कि संघ के बिठाए आदमी को कैसे फटकार लगा सकते हैं। हटाना उनको था, प्रफुल्ल के पटेल को हटा दिया, इस्तीफा ले लिया IAS अधिकारी कानन गोपीनाथन से। तो ये सब चीज़ें आपको मैं समझा रही हूँ। अब अगर आपको लगता है कि लक्षद्वीप को हम ये संदेश दें, क्या बेशक 60-65 हज़ार होंगे, बेशक आप 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सीमित होंगे, बेशक आप देश की राजधानी दिल्ली से कोसों दूर होंगे, बेशक देश आप तक नहीं पहुँच पा रहा, पर लक्षद्वीप के लोगों की आवाज़ दिल्ली में बैठे हुए मेरे जैसे और आप जैसे लोग उठाएंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि ये जो एक्ट लाया गया है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी एक्ट, ये कह रहा है हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? वहाँ पर एक मछुआरा जो है लक्षद्वीप का, वहाँ पर जो 3 आइलैंड्स हैं जहाँ पर शराब की पाबंदी जिसे अब खुली इजाज़त दे दी गई है संघ भाजपा के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड द्वारा, और वहाँ पर जो लोग थे, मछुआरे थे, लोकल लोग थे, उनके वहाँ पर घरों को तोड़ दिया गया है, उन्हें वहाँ से बेघर कर दिया गया है, उनकी रोज़ी रोटी उनसे छीन ली गई है। और 24 मई को एक मछुआरे जो हमारे भाई वहाँ से हैं, उन्होंने हमसे अपील की कि हमारी रोज़ी रोटी छीनी जा रही है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड कई मोदी जी के पूंजीपति मित्रों को पसंद आ गए हैं। अब ये खूबसूरत छोटे छोटे आइलैंड्स वो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे वो मेहुल चोकसी भाई एक आइलैंड पे विदेश में भागे फिर रहे हैं, है ना, तो अब नहीं चाहते होंगे देश के प्रधानमंत्री जी कि उनके परम मित्र, पूंजीपति मित्र, जिनके धन और बल और पैसों से वो 1 नहीं 2 बार चुनाव लड़े, है ना, जिनका दोनों का व्यापार जो है मंदी में भी, जब विकास दर गिरी हुई है, वो एशिया के सबसे रिचेस्ट लोग 1 और 2 नंबर के बन गए हैं। अब उनको भारत के ये आइलैंड पसंद आ गए होंगे, अब उनको ये आइलैंड चाहिए, अब इस आइलैंड चाहिए और वहाँ पर हो सकता है वो 5 सितारा होटल बनाएंगे, वो वहाँ पर हो सकता है पर्यटन का जो भी फ़ायदा है वहाँ के लोकल लोगों को मिल रहा है, वो इनके बाहर से बिठाए हुए लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ और काम देंगे और इनको बेघर करके बेरोज़गार कर दिया। आइलैंड पसंद आ गया है और आप इन बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को, राजघराने के लोगों को अपने निजी हवाई जहाज़ में उड़ान भरते हुए प्राइवेट इन छोटे छोटे हमारे खूबसूरत द्वीप पे, कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य में देखेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रही हूँ कि ये खुली तानाशाही चल रही है। लक्षद्वीप हो, छोटे छोटे आइलैंड्स हमारे द्वीप हैं, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका रोजगार, उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं।